Good morning, Veda. Today we will discuss on the topic of Coulomb's law. What about Coulomb's law? ये आपका कौन सा चैप्टर में आता है? योर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ओके. कूलम्स लॉ बेटा आपके लिए न्यू टर्म है. आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन ने क्या कहा था ग्रेविटेशन के लिए? देयर आर टू masses m1 and m2 which is separated by some distance. The distance between two masses is r. Okay, so according to Newton, the force between these two masses is directly proportional to product of both these masses m1 and m2 and inversely proportional to your square of their distance. That means if we decrease this distance, then gravitational force will increase. Okay, and if we increase the mass, then force will increase. Okay, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो इजीली पता है. डायरेक्टली का मतलब अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे तो लेकिन ये घटेगा. ठीक है, डिक्रीज होगा. तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट करती हूँ तो हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 अपॉन में आर स्क्वायर. अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करती हूँ, then what will we get? F is equals to g m1 m2 upon me r square. What is this g? This g is your universal gravitational constant. इसकी वैल्यू क्या होती थी? What was its value? 6.67 into 10 raised to the power minus 11. या यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. हाउ? मुझे जी की वैल्यू चाहिए ना, तो एफ आर स्क्वायर इधर ले जाऊंगी और m1 m2 के इसके नीचे ले आऊंगी, तो इजीली हमारी यही होगी. होप सो या आपने 11th में पढ़ा है. तो अभी कूलम्स लॉ इसी से थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपकी, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है. ठीक है, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होती. आपने न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कभी भी हमने ये तो कहा नहीं. इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करते थे, यहाँ पे एक m1 रखा है, यहाँ पे एक m2 रखा है और एक यहाँ पे m3 रखा है. तो ये हमेशा क्या होती थी, कुछ अगर मुझे इसके ऊपर यहाँ पे जो है मास, सपोज करो मास 2, तो मास 2 के ऊपर एक बार इसकी वजह से लगती थी फोर्स, एक बार इसकी वजह से लगती थी. तो आप क्या बोलते थे? इसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पे होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे होगी. तो अट्रैक्टिव फोर्स होती थी. लेकिन कूलम्स लॉ, अब देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में. कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू कूलम्स, two point charges q1 and q2 separated by r distance, then force between these two charges will be, see, there are q1 and q2 charges which is separated by some distance, that is your r. तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगी, थोड़ा सा इससे रिलेट करना, जो फोर्स होगी वो क्या होगी? इनके दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. किनके? चार्जेस के प्रोडक्ट के. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? किसके होगी? ओ, आपकी इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के. एफ इज इनवर्सली अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट करके लिखती हूँ तो व्हाट विल वी गेट? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन में r square. If we remove this proportionality sign, then there will be a constant that is denoted by k q1 q2 by r square. इस g को क्या कहा था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस e को क्या बोलेंगे हम? कूलम्स कांस्टेंट. कूलम्स
कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, फोर्स हो गई जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। ठीक है ना, और इस के को क्या कहते हैं हम, कूलम्स कांस्टेंट। लेकिन आपकी जैसे यहाँ पे ये जो फोर्स थी, ये वाली फोर्स थी, ये आपकी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स थी, लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, ये आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि Q1 और Q2 कैसे हैं। अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या, जैसे लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो हमेशा कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनके बीच में कैसी फोर्स लगेगी, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ठीक है ना, अब इसके बारे में आगे भी डिस्कस करते हैं। होप सो अभी तक इतना जो मैंने करवाया है आपको समझ आ गया होगा। इस पेज को फिर मैं अभी इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सेव, चलो। ये क्या था आपका, कूलम्स कांस्टेंट। एफ क्या थी आपकी, फोर्स। कौन सी फोर्स, जो इन दोनों के बीच में लग रही है। ये के और एफ किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये के कूलम्स कांस्टेंट था, यहाँ पे हम किसकी, कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा किसकी, ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो यहाँ पे आपका एक फोर्स आई थी और यहाँ पे आपको क्या मिला था, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो आपका यूनिवर्सल है वो कभी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो मतलब फोर्स और ग्रेविटेशन मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे। फोर्स एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, but in the Coulomb's law, force and Coulomb's constant will be depend on your medium. Okay, कौन से मीडियम में रखा है, अगर वैक्यूम में रखोगे तो कोई वैल्यू होगी, अगर आप किसी मीडियम में रखोगे तो कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। ओके, चलो, k की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/4 पाई अपसाइलन। क्या बोला मैंने इस टर्म को, एप्साइलन, EPSILON। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एप्साइलन। अब ये ई होता क्या है, एप्साइलन होता क्या है, इट इज योर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या था कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो k की वैल्यू होती है आपकी इसकी इक्वल होती है, तो मैं इस k की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका क्या, फॉर्मूला। और मैंने आपको ये क्या बोला, ये एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन किस तरीके, यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है,
डिफाइन करो क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी electrical permittivity is that property of medium, is that property of medium in which electrical permittivity is that property of medium in which force between two charges depend, in which, एक second, in which definition, हाँ, in which force between two charges depend। मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, वो प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की, जिसके अंदर जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एप्सिलॉन। ओके, क्वेश्चन आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालनी है, एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है। तो क्या करूं मैं, एफ, एफ का मतलब क्या होगा, न्यूटन। आर स्क्वायर को उधर भेज दूं, आर क्या है आपका डिस्टेंस, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, ये आपकी किसकी है, ये तो अभी आपकी 1/एप्सिलॉन के टर्म्स में निकली है ये वैल्यू। तो इसको रिवर्स कर देंगे ना, देखो इजीली तरीके से बताती हूँ। सिंपल, आपको क्या करना था, आपको इसकी एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी थी। तो क्या करोगे, इस एप्सिलॉन को यहाँ पे भेज दोगे और फोर्स को यहाँ पे ले आओगे, तो क्या हो जाएगी आपकी यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपकी बहुत इजीली निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, किसकी यूनिट, किसकी यूनिट, एप्सिलॉन की यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। ओके, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपका, ये एप्सिलॉन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इतनी देर से मैं बोल तो रही हूँ कि और एफ जो कूलम्स कांस्टेंट है और जो फोर्स है डिपेंड करेंगे मीडियम के ऊपर, ठीक है। चलो देखो, अगर अगर आपके Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 कहाँ पे हैं, वैक्यूम में है। Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट इन वैक्यूम। तो देखो ये रहा Q1, ये रहा Q2, कहाँ पे है, ये भी वैक्यूम में है। किसी डिस्टेंस से बच्चा ये आपके सेपरेट है, दैट इज R। तो हम क्या बोल देंगे, फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1। आपका फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अगर वैक्यूम में होंगे तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट और ई नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ई नॉट क्या होगा, ई नॉट, ई क्या था आपका, एप्सिलॉन क्या था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of absolute electrical permittivity of वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ठीक है ना, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे इस बार, एप्सिलॉन नॉट को। और ई नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी टर्म, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के केस में क्या होगी, 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, क्या थी यूनिट इसकी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक इतना बच्चे आपको क्लियर हो गया है। चलो अब हम आगे बढ़े, चलो सी,
अगर हम क्या करें, अगर ये तो आपका निकाल लिया हमने किस में, जब हमने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा था। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दूं, Q1 एंड Q2 इन मीडियम, अगर बेटा मैं इसको किसी मीडियम में रख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब जहां जहां पे नॉट था वहां वहां पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, वो क्या था, वैक्यूम। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो वैक्यूम में है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी ये। तो एप्सिलॉन एम क्या होगा हमें निकालना होगा, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन से मीडियम में रखा हुआ है वो, ठीक है क्वेश्चन में। अब सी, अगर मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। क्या बोला मैंने, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर को डिवाइड कर देती हूँ बेटा एफ एम से, दैट विल बी योर F1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस और डिस्टेंस तो सेम ही है। 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी एप्सिलॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या दिखाया हमने, फोर्स जो है जब चार्जेस वैक्यूम में रखा है, तो एफ नॉट का मतलब ये हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एफ एम, एफ एम मीन्स जब आपने फोर्स उन चार्जेस को कहाँ पे रखा है, मीडियम में रखा है। एप्सिलॉन एम क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मैं इन दोनों के और इन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर, दैट इज योर न्यू टर्म। ठीक है, अभी बताती हूँ इसका मतलब। और यही आपका कैपिटल के इक्वल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कहोगे मैम एक के तो वहां पे भी था, कहाँ पे, जब हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, एक की अब यहाँ पे भी आ गया। क्या ये वाला की और ये वाला की सेम है मैम, नो, बिल्कुल सेम नहीं है, कैसे सेम हो सकते हैं, ये नहीं है सेम। इसी के को हम क्या बोलते हैं, हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे बेटा, हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम, अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन समझना भी है, तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, कैपिटल के की वैल्यू अलग होती है। ठीक है ना, ये मेरी बात को आपको ध्यान रखना है, आई समझ में। चलो अब देखो, अभी एक चीज आपको और बतानी है, चलो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है आपका, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू के। इस के को हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। टर्म्स को समझने की कोशिश करो, अगर एप्सिलॉन है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, नॉट है तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ व्हाट, वैक्यूम। अगर एप्सिलॉन एम है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर है तो रिलेटिव, मतलब दोनों के बीच हमने इन दोनों को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो इसलिए क्या होगी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखो,
क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बेटा, डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये टर्म्स कहाँ पे पढ़ी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अभी अभी हमने पढ़ा, इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर और कुछ नहीं है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल ही था, और ये किसके इक्वल था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और फोर्स के टर्म्स में एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन के टर्म में इसके इक्वल होता है, और फोर्स के टर्म में इसके इक्वल होता है एफ नॉट अपॉन में एफ एम के। क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या पता है, आपको अच्छे से पता है कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो फोर्स के टर्म्स में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम लिख सकते हैं it is defined as the ratio of force between two charges present in vacuum to the force between two charges which is present in the medium। क्या बोला मैंने, देखो लिख भी देती हूँ मैं इसे। it is defined as the ratio of force of charges in vacuum या फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या फोर्स ऑफ चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप लिख सकते हो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू दी force between two charges which is present in medium, okay, which is present in medium। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन आपसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की टर्म्स में ना पूछ के किस में पूछ सकता है, वो आपसे कुछ इस तरीके से बोल सकता है कि डिफाइन करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो देख के ना घबरा मत जाना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, सब पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कुछ नहीं होता, कैपिटल के होता है, ठीक है। आई थिंक बेटा इतना क्लियर हो गया होगा अब आपको। चलो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट क्या था, 8.85 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आपका जो कूलम्स कांस्टेंट था दैट इज के, वो क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई क्या होता है, 1/4, पाई क्या होता है 22/7 या फिर 3.14। और ये वैल्यू भी मिल गई, इसे भी यहाँ पे रख देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। हाँ बच्चे रख देंगे ना, इसको भी रख दिया ये सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने कैलकुलेट इसे कर रखा है। और जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है वो क्या आती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई। इसकी यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस के की जगह क्या लिखते थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी ये, के क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई समझ में। तो ये दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखना, ये यूनिट्स तो बिल्कुल भी मत भूलना, इसकी वैल्यू नहीं भूलनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर चार्जेस वैक्यूम में है तो ये होती है, और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बेटा, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर सकते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये भी डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या आता है, सी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डिफाइन करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन करिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज इट्स यूनिट्स, व्हाट इज इट्स यूनिट्स। इस तरीके से आपको एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के होता है, कैपिटल के। तो हम इसको अच्छे से बता सकते हैं, ये एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और ये एफ एम अपॉन में एफ नॉट अपॉन में एफ एम के इक्वल होता है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आएगा यूनिट्स क्या होती है। स्मॉल के की तो हमने देख ली, क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये की कौन सा था? कूलम्स कांस्टेंट। ये की कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो जब चार्जेस को बेटा आपने वैक्यूम में रखा है उस टाइम पे जो फोर्स है, और जब आपकी मीडियम में जो फोर्स है, दोनों की वैल्यू तो न्यूटन है। तो अगर यहाँ पे न्यूटन लिखोगे और यहाँ पे न्यूटन लिखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। सेम यहाँ पे जो यूनिट थी और यहाँ पे जो यूनिट है वो दोनों सेम है, ये भी कट जाएंगी। तो आपकी जो के होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? दैट इज योर डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। अभी डायमेंशनलेस तो हर एक की डायमेंशंस भी होती हैं, ठीक है ना। जिस इसकी अपनी कोई डायमेंशन होगी, इसकी अपनी कोई डायमेंशन होंगी, इसकी अपनी कोई होगी। फोर्स की अपनी होती है। क्या होती है फोर्स की डायमेंशन? ml t माइनस 2। तो ऐसी ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इससे, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन उस टाइम भी बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही यूनिट्स होती हैं, तो आपका की जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 1 की इक्वल होती है, ठीक है। मीडियम में कुछ और होती है, तो अब सबके बेटा अलग अलग होती है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ लेता है, तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ओके। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? फाइंड करो, फाइंड रिलेटिव electrical permittivity of medium whose dielectric constant is 10, whose dielectric constant is 10। अब क्या दे रखा है हमें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। हमें पता है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? के से। क्या पूछ रहा है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पूछ रहा है। इसको हमें क्या करना है? इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। और अभी अभी पीछे पढ़ के आए कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो ही के इक्वल होता है। तो के क्या हमारा 10 है, तो हमारा जो एप्सिलॉन आर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एप्सिलॉन आर की भी डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, प्लस यूनिट लेस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। और एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, वो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो बोल देगा कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालो। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 10, ये निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट दे रखा है हमें, बताओ। हमें पता होती है ना इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा आपका? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K हमारा 10 था, एक 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी एप्सिलॉन m की वैल्यू आपकी? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपके और भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, फोर्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जितना मैंने कराया है होप इतना आपको क्लियर होगा, ओके देन फाइन।